बताए थे ना, गाजी जब कोई, फिर भी लिख लो, जब कोई मुस्लिम शासक, जब कोई मुस्लिम शासक किसी हिंदू राजा को या हिंदू शासक को, किसी हिंदू राजा को या हिंदू शासक को मार देता है, तो उसे गाजी की उपाधि मिल जाती है, तो उसे गाजी की उपाधि मिल जाती है, तो उसे गाजी की उपाधि मिल जाती है। अब देखो, उसके बाद गाजी की उपाधि मिला किनको? बाबर को। तो बाबर को गाजी की उपाधि मिला खानवा के युद्ध में, खानवा के युद्ध में इनको गाजी की उपाधि मिलती है। तो खानवा के युद्ध में ये देखो कि लड़ाई किनसे हुआ था, लड़ाई किनसे हुआ था? एक क्वेश्चन पूछता है कि खानवा के युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को, और लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था? राणा सांगा एवं बाबर के बीच में हुआ था, और बाबर जीत जाता है। तो ये पूछता है पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, खानवा की लड़ाई कब हुआ था, चंदेरी की लड़ाई कब हुआ था, और घाघरा की लड़ाई कब हुआ था। ये क्वेश्चन पूछता है आपसे, कब हुआ था ये पूछता है, किसके किसके बीच हुआ था ये पूछता है, और कौन जीता है ये पूछता है। तो याद रखना, बाबर जब भारत में आता है तो 4 लड़ाई लड़ता है, 4 लड़ाई, ये चारों लड़ाई लिख लो, और 4 लड़ाई, और चारों लड़ाई जीतता है बाबर भारत में। अब तुमको ये लड़ाई कैसे याद रहेगा? अब ये लड़ाई कैसे याद रहेगा कि बाबर ने 4 लड़ाई भारत में लड़ा और चारों लड़ाई जीता? तो इसको एक शॉर्ट फॉर्म बना लो ताकि याद रहेगा। लिख लो, पानी पिया, पानी पानी पिया, खाना खाया, खाना खाया, चंदा दिया, चंदा दिया, और तब घर गया। ये याद रखना, इससे आपको पता चलेगा बाबर ने, है ना, बाबर ने जो 4 लड़ाई लड़ा वो कैसे याद रहेगा, कैसे याद रहेगा। सबसे पहले पानी पिया, पानी पीने के बाद क्या करता है आदमी? फिर खाना खाता है। और जो आदमी समझदार है, जो पहले पानी पीता है उसके बाद खाना खाता है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, खाना भर पेट खा लेते हैं उसके बाद पानी पीते हैं, तो खाना तो सब तैर रहा है ऐसे कर करके। तो समझदार आदमी क्या करता है, पहले पानी पीता है। तो पानी पिया, खाना खाया, जब पानी पी लिया, खाना खा लिया, अब चंदा देगा, सरकार को टैक्स देगा, चंदा उंदा देगा, और उसके बाद घर जाएगा, है ना। तो पानी पिया से मतलब पानीपत, पानीपत की पहली लड़ाई। खानवा, खाना खाया, कौन सा लड़ाई? खानवा की लड़ाई, खानवा, खानवा की लड़ाई। चंदा दिया, चंदावर का लड़ाई, है ना, चंदावर भी बोलता है, चंदेरी बोलता है। घर, घर मतलब घग्घर, घग्घर, है ना, घग्घर, घग्घर की लड़ाई। इसको याद रखना, आपका काम चल जाएगा। पानी पिया, खाना खाया, चंदा दिया, घर गया। पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? 1526। खानवा की लड़ाई कब हुई? 1527। चंदावर की लड़ाई 1528, और घग्घर की लड़ाई 1529। यानी कि आप एक चीज देख सकते हैं, उसमें एक एक साल का गैप है, एक एक साल का गैप है। यानी पहला लड़ाई पानीपत का लड़ा 1526 में, फिर अगले साल 27 में लड़ा खानवा की लड़ाई, फिर अगले साल लड़ा चंदावर की लड़ाई 1528 में, और 1529 में घग्घर की लड़ाई लड़ा। ये चारों लड़ाई से क्वेश्चन पूछता है पीटी में, किसके किसके बीच लड़ाई लड़ा था ये पूछता है, कहां लड़ाई हुआ था ये पूछता है, जीता कौन ये पूछता है। तो सारी लड़ाई में एक चीज देखना कि बाबर ही जीता, बाबर ही जीता। अब देखो, ये याद रखना। उसके बाद भेरा का युद्ध, कहता है कि भारत, बाबर पहले भी 5 बार आ चुका है
है ना। पानीपत की लड़ाई से पहले भी बाबर आ चुका है भारत में, और भेरा का युद्ध 1519 में हुआ था, जिसमें यूसुफ शाही जाति के अगेंस्ट हुआ था, और पहली बार इसमें तोप का प्रयोग किया गया था। पानीपत का फिर लड़ाई होता है 21 अप्रैल 1526 को, जो कि हरियाणा में है। इसमें इब्राहिम लोदी पहला सुल्तान जो युद्ध भूमि में मारा गया, युद्ध भूमि में मारने जाने वाला पहला सुल्तान इब्राहिम लोदी। और कहता है कि इस लड़ाई में बाबर ने पहली बार तुगनुमा पद्धति का प्रयोग किया था, तुगनुमा पद्धति। और तुगनुमा पद्धति क्या होता है? तुगनुमा पद्धति होता है जिस तरह से अर्जुन का बेटा कौन था? अर्जुन का बेटा कर्ण कहां से हो जाएगा? अर्जुन का बेटा अभिमन्यु। अभिमन्यु को जिस तरह से घेर करके इधर से भी सैनिक और इधर से भी सैनिक, है ना, और एक तिलिस्म बनाता है, उसमें घेर लेता है, और आधे सैनिक ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ता है। जिस तरह से इसको पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई में कुछ कुछ वैसा नमूना देखने को मिलता है। जब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी का लड़ाई होता है तो उसमें झलक मिलता है तुगनुमा का। तो इस पद्धति का प्रयोग किया था, और ये पद्धति बहुत ही अच्छी पद्धति है और सोची समझी पद्धति है, और लड़ाई के लिए बहुत अच्छा पद्धति जो बाबर ने प्रयोग किया है इसको। अगर अदरवाइज इस इब्राहिम लोदी को हराना आसान काम नहीं था। इब्राहिम लोदी क्या चीज में बैठा हुआ था इस लड़ाई में? हाथी में बैठा हुआ था, और घोड़ा और तीरंदाज सब लोग कहाँ बैठा हुआ था? सब घोड़े लोग पे बैठ कर लड़ाई लड़ रहे थे। और कहा जाता है इस लड़ाई में तोपची कौन थे? तोपची थे, हाँ, उस्ताद अली व मुस्तफा, जो तोप का प्रयोग करते थे। और बाबर ने तोप नहीं लाया था उतना दूर से ढो करके। हिंदुस्तान में ऑलरेडी तोप थे जो कि प्रयोग में नहीं आ रहे थे। रखा हुआ था दिल्ली सल्तनत में, लेकिन प्रयोग में नहीं है, सब रखा हुआ है बस बॉर्डर पर। इस तोप का प्रयोग कौन किया? बाबर ने यूज किया इसको। और तोपची कौन था? उस्ताद अली मुस्तफा। तोपों हेतु उस्मानी रूमी पद्धति का प्रयोग किया। तोपों को सजाने की पद्धति, कैसे आगे बढ़ाएंगे तोप को, कौन सा एरिया छोड़ देंगे, कहाँ पे गड्ढा रखेंगे कि जहां उधर से तोप आगे ना बढ़ पाए और हमारा तोप दाग दे उसको। युद्ध के बाद कलंदर व खान की उपाधि मिला इसको, बाबर को। इस लड़ाई के बाद कलंदर और खाकान की उपाधि मिला। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पानीपत की पहली लड़ाई के बाद बाबर को कौन सा उपाधि मिला? कलंदर एवं खाकान की उपाधि मिला। मुस्लिम व्यापारियों को तमगा कर से मुक्ति, जो भी मुस्लिम व्यापारी लोग थे उसको बाबर ने क्या किया? तमगा कर से मुक्ति कर दिया। जो फालतू कर में था उसको बंद करवा दिया। ग्वालियर नरेश विक्रमजीत की मौत, याद रखो, कोहिनूर हीरा किसके पास था? ग्वालियर नरेश के पास था। और जैसे ही विक्रमजीत की मौत होती है, हुमायूं वो जो कोहिनूर हीरा है इसे प्राप्त कर लेता है। किससे? विक्रमजीत से। कहां का था ये? ग्वालियर नरेश था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं पे नोट कर लो कि ग्वालियर नरेश विक्रमजीत की मौत होने के बाद हुमायूं कोहिनूर हीरा प्राप्त कर लेता है। अब देखो, मुगल साम्राज्य के पास कोहिनूर हीरा आ गया, मुगल साम्राज्य के पास कोहिनूर हीरा आ गया, और वो कोहिनूर हीरा विक्रमजीत से किसने प्राप्त किया? हुमायूं ने। अब हुमायूं से कौन छीन के ले जाता है? यानी कि मुगल एम्पायर से कौन ऐसा विदेशी शासक है जो कोहिनूर हीरा को लेके भाग जाता है? और कोहिनूर हीरा कहां पे लगा होता है? उस मयूर सिंहासन में लगा होता है। और कोहिनूर हीरा जो मयूर सिंहासन बना था वो कहां बना था? दीवाने आम। दीवाने आम, दीवाने आम कहां है? लाल किला में है दीवाने आम, जहां शाहजहां बैठता था, दीवाने आम। और पूछा जाए दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया। और दीवाने आम, अभी भी जाइएगा लाल किला में दिल्ली के अंदर तो अभी भी दीवाने आम, दीवाने खास अभी भी आपको देखने को मिलेगा, ऊंचा जगह पे है, और लोग चढ़ चढ़ के जाते हैं और बैठते हैं, लेकिन मयूर सिंहासन नहीं है वहां पे। समझ गया ना? तो मयूर सिंहासन वहीं पे बनाया गया था, दीवाने आम में। अभी भी दीवाने आम है, लेकिन मयूर सिंहासन लेके भाग गया, है ना। तो मयूर सिंहासन के अंदर जो कोहिनूर हीरा लगाया, है ना, कारीगर ने, वो कहाँ लगाया? दीवाने आम में लगाया। तो कोहिनूर के, हुमायूं के समय कोहिनूर हीरा आ जाता है, और किसके समय में कोहिनूर हीरा छीना जाता है या मयूर सिंहासन छीना जाता है? मोहम्मद शाह रंगीला के समय में कौन? नादिर शाह आता है ना। नादिर शाह आता है और कमजोर राजा देख करके यहाँ से मयूर सिंहासन लेके भाग जाता है।
इस जीत का, पानीपत की लड़ाई का जीत का श्रेय किसको दिया गया? पानीपत की लड़ाई का जीत घुड़सवार तीरंदाज को दिया गया। इतना इन्होंने बेहतरीन काम किया उस पानीपत की लड़ाई में कि सारा का सारा श्रेय बाबर ने घुड़सवार और तीरंदाज को दिया। अब देखो खानवा की लड़ाई हुआ 17 मार्च 1527 को आगरा। अब क्वेश्चन पूछ देगा खानवा कहाँ था, तो उत्तर प्रदेश आगरा। किसके किसके बीच में हुआ? मेवाड़ के राणा सांगा और बाबर के बीच में। और युद्ध को जीतने के लिए जिहाद का नारा दिया बाबर ने। अब समझो, पानीपत का लड़ाई जैसे खत्म हुआ और लड़ाई खत्म होने के बाद जो बाबर का सेना था वो क्या किया? लड़ाई लड़ने से मना कर दिया, बोला कि अब थक गए, अब हमसे लड़ाई नहीं होगा। अब बाबर क्या करता है? कहता है कि सैनिक लोग अब लड़ाई नहीं लड़ेगा तो हम आगे लड़ाई कैसे लड़ेंगे, खानवा का युद्ध। अब क्या करता है बाबर? अपने गुरु के पास जाता है और बोलता है कि हमें कुछ रास्ता बताइए, मेरा सैनिक लड़ाई लड़ने से मना कर रहा है, अब हम क्या करें, क्या करें? तब उसका गुरु बताता है, कुछ कुछ बातें बताता है। तब अकबर इसको बाबर को समझ में आता है कि अच्छा अब एक ही उपाय है, अब जिहाद के नाम पे लड़ाई जीतेंगे, मतलब अब धर्म के आधार पे लड़ाई जीतेंगे। और बाबर आता है और अपने सैनिकों को कहता है कि लड़ाई मेरा लड़ाई नहीं है, ये किसका लड़ाई है? अल्लाह का लड़ाई है। ये लड़ाई किसका है? जिहाद का लड़ाई है। और ये लड़ाई उसके खिलाफ है जो उस अल्लाह को नहीं मानता है। तो सब सैनिक बोला जे, बोला हाँ, ये तुम मेरे लिए नहीं लड़ रहे हो, किसके लिए लड़ रहे हो? जिहाद के लिए, उस अल्लाह अकबर ताला के लिए लड़ रहे हो, अल्लाह ताला के लिए लड़ रहे हो। जो अगर जीत गए तुम तो ऊपर जाओगे, सम्मान किया जाएगा तुम्हारा और बहुत ही नवाजा जाएगा तुमको। तब सारा सैनिक खड़ा हुआ, बोलता हाँ हम ये लड़ाई लड़ेंगे। अदरवाइज पहली लड़ाई के बाद, पानीपत की पहली लड़ाई के बाद ही इन लोग का सेना पूरी तरह से ठंडा हो गया। और इस लड़ाई में क्या करता है? ये लड़ाई बाबर जीत जाता है अंततः। और लड़ाई जीतने के बाद मेवाड़ के राजा राणा सांगा को मार देता है और मारने के बाद गाजी की उपाधि धारण करता है। तो क्वेश्चन पूछेगा, बाबर गाजी की उपाधि किसको मारकर जीतता है? हाँ, याद रखना कि एक हिंदू शासक मेवाड़ के राजा राणा सांगा को मारता है और गाजी की उपाधि धारण करता है। और गाजी की उपाधि क्या होता है कि जब कोई मुस्लिम शासक है ना, किसी मुस्लिम शासक हिंदू शासक को मार देगा तो गाजी की उपाधि धारण कर लेगा। ये याद रखना। और लड़ाई जीतने के लिए क्या नारा दिया था? जिहाद का नारा दिया था। और बाबर बोलता है मेरा लड़ाई नहीं है, ये तुम्हारा लड़ाई है, ये अल्लाह ताला का लड़ाई है। तब सारा सैनिक लड़ा और जीता। उसके बाद जो लड़ाई हुआ, चंदेरी का लड़ाई हुआ 1528 ईस्वी में। और इसमें मेदिनी राय के साथ हुआ। और मेदिनी राय हारता है कि जीतता है? मेदिनी राय हार जाता है। और राजपूतों में क्या है कि अगर कोई शासक हार गया, कोई शासक मारे जाने वाला है, हार गया, तब इनकी जो स्त्रियां हैं, इनकी जो वाइफ हैं, और उतना ही नहीं, सारे सैनिकों का वाइफ और जितना भी विधवा है, सब मिलकर के क्या करता है? जौहर करता है। जौहर मतलब कि जीते जागते हाथ पकड़ के आग में कूद जाना। यानी मेरे शरीर को मेरे आप मतलब हस्बैंड के पीछे या विधवा होने के बाद कोई हाथ नहीं लगाएगा। अब याद करो मेडाइवल हिस्ट्री का शुरुआत में जब महमूद गजनवी था, मोहम्मद गोरी का समय याद करो। उस वक्त क्या करता था? सीधे उस वक्त जौहर नहीं करता था, सीधे इन लोग को गुलाम बना करके ले जाता था। उस वक्त 600 स्लेब श्रीलंका से ले गए, सिंध प्रांत से ले गए। हाँ, तो ये लोग अब क्या किया? राजपूत का संतान है और राजपूत की ये बहुएं हैं। राजपूत की बहुएं कहती है कि ना, हम ना गुलाम बनेंगे, ना किसी का सेवा करेंगे, हम जौहर कर जाना पसंद करेंगे, हम मर जाना पसंद करेंगे, लेकिन किसी को हाथ लगाने नहीं देंगे। उसके बाद कहेगा कौन सा ऐसा लड़ाई था जिसमें शेर शाह ने बाबर का मदद किया था? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो याद रखना, इस लड़ाई में शेर शाह बाबर की तरफ से लड़ा था, इसको याद रखना।
उसके बाद अगला लड़ाई होता है घघरा का युद्ध, इसको घग्गर का युद्ध भी बोलते हैं। और ये अफगान जो महमूद लोदी है इसके साथ और बाबर के साथ होता है घग्गर का युद्ध। और इसमें जल सेना और थल सेना दोनों के बीच में लड़ाई होती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ऐसा लड़ाई है जो जल सेना और थल सेना दोनों मिल के लड़ा था? घाघरा का युद्ध, जिसमें जल सेना और थल सेना दोनों मिलकर लड़ा था। और इसमें बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ संधि हुई थी। बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ संधि हुई थी। उसके बाद बाबर का मकबरा, बाबर मर जाता है 26 दिसंबर 1530 को। देखो इसके पीछे एक स्टोरी है। इसके पीछे क्या स्टोरी है ना, बाबर जो है अपना बेटा जो हुमायूं है उसको बहुत प्यार करता है। बाबर अपने बेटा हुमायूं को बहुत प्यार करता है, इतना प्यार करता है ना, इतना प्यार करता है कि उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। एक बार हुमायूं का तबीयत खराब हुआ, और जब तबीयत खराब हुआ तो इसको रहा नहीं गया, मतलब मुल्ला के पास, फकीर के पास, मस्जिद के पास, दरगाह के पास गया, मिन्नतें मांगा। फिर कहीं कुछ नहीं हुआ तो गया अपना गुरु के पास। अब गुरु के पास जाके बोलता है कि देखिए तबीयत खराब हो गया है मेरे बेटे का और ठीक नहीं हो रहा है। तो बोलता है तुम्हारे बेटे का तबीयत ठीक हो जाएगा, तुमको जो तुम्हारा पास जो सबसे कीमती चीज है, तुम्हारे पास जो सबसे कीमती चीज है उसका त्याग करना पड़ेगा। अगर तुम उसको त्यागने के लिए तैयार हो तो तुम्हारे बेटे का तबीयत ठीक हो जाएगा। तो बैठ के बाबर सोचने लगा कि मेरे पास कीमती चीज क्या है जो मैं त्याग कर सकता हूँ। तो बहुत सोचा, बहुत सोचा, बहुत सोचा, सोचते सोचते उसको लगा कि मेरे पास तो मेरे जान से ज्यादा कोई कीमती चीज है ही नहीं, और जान ही मेरे पास सबसे ज्यादा कीमती चीज। तब क्या किया, बाबर बोलता है फकीर से कि मेरे पास जो सबसे कीमती चीज है मेरा जान है। तो कहता है संत फकीर तो क्या तुम जान दे सकते हो? कहता ठीक है, हम जान भी अपना दे सकते हैं अपने बेटे के लिए। तो बोला ठीक है, ये बात याद रखना, और कहके चला गया। जैसे घर गया तो घर जाने के बाद हुमायूं को तबीयत में सुधार होने लगा और हुमायूं ठीक हो गया। और कहा जाता है कि 1529 की लड़ाई यहाँ पे जीता। उसके बाद हुमायूं को तबीयत खराब हुआ और उसके बाद ये बाबर अस्वस्थ रहने लगा। बाबर अस्वस्थ रहने लगा, बेटा का तबीयत ठीक हो गया हुमायूं का, और बाबर उसके बाद अस्वस्थ रहने लगा। और अस्वस्थ रहते रहते काबुल जब लौट रहा था तो कहा जाता है कि काबुल के रास्ते में ही बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा कहा जाता है बाबरनामा में, है ना, कि अकबर ने हुमायूं के कारण बाबर ने शपथ लिया था कि मेरा जान चला जाए लेकिन मेरे बेटे का जान रह जाए। तो इसलिए ये भी एक कारण हो सकता है कि 26 दिसंबर 1530 को इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसको कहाँ दफनाया जाता है बाबर को? आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है। लेकिन इसके कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, इसका जहां जन्म हुआ था काबुल, वहीं पे ले जाया जाए इसके डेड बॉडी को, और वहीं पे जो करना है क्रियाक्रम होगा। तो फिर क्या किया, इसके सबको, बाबर के सबको आराम बाग आगरा से निकालकर कहां ले जाया गया? काबुल ले जाया गया, और वहां पे आज भी बाबर का मकबरा है। तो क्वेश्चन पूछेगा कौन सा ऐसा शासक है जिसका मकबरा भारत में नहीं है? कौन सा ऐसा मुगल शासक है जिसका भारत में मकबरा नहीं है? बाबर। याद रखना, और भी शासक हैं, धीरे धीरे पता लगेंगे आपको। तो सबसे पहले जो प्रारंभिक कब्र कहां दफनाया गया था इनको? आगरा में आराम बाग, और उसके बाद वास्तविक काबुल, काबुल में। पत्नी का नाम था मुबारक यूसुफ फजेई। उसके बाद बाबर के बारे में हम जानते हैं, बाबर मातृभाषा क्या था इनका? तुर्की। इसलिए कहा जाता है कि इनका मातृभाषा तुर्की था, और बाबरनामा जो इन्होंने लिखा बाबर ने, वो तुर्की भाषा में ही लिखा। और बाद में इस बाबरनामा का अनुवाद तुजुके बाबरी के रूप में फारसी में कर दिया गया। आत्मकथा बाबरनामा, उसके बाद इसका अनुवाद किया गया तुजुके बाबरी। फारसी अनुवाद कौन किया? अब्दुल रहीम खाने खाना। तो क्वेश्चन पूछेगा बच्चा आपसे कि तुजुके बाबरी का अनुवाद फारसी में किसने किया? अब्दुल रहीम खाने खाना। बाबर ने बाबरनामा किस भाषा में लिखा? तुर्की भाषा में लिखा। तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा हुआ है? फारसी भाषा में लिखा हुआ है। उसके बाद 4 बाग योजना का वर्णन जो बाद में अकबर ने बनाया,
तो कहा जाएगा कि 4 बाग बनाने का श्रेय किसको जाता है? अकबर को जाता है। लेकिन ये जो शैली है, ये जो देन है, किसका कंसेप्ट है? कंसेप्ट सोच बाबर का ही है। और 4 बाग क्या होता था? बीच में महल है और चारों तरफ इस तरह का चबूतरा बना बना करके बाग का रूप में होता था, और चारों तरफ बाग, महल के चारों तरफ इस तरह का 4 बाग योजना होता था। उसके बाद मुंबई यान नामक पथ शैली का जन्मदाता भी बाबर को ही माना जाता है। उसके बाद खत-ए बाबरी व दीवान की रचना किसने किया? बाबर ने। बाबर ने, इसको नोट कर लीजिए, खत-ए बाबरी व दीवान की रचना बाबर ने किया। आ देखो मुगल एम्पायर, जो पिंक वाला दिख रहा है ना, पिंक वाला हिस्सा, ये पूरा यहां से लेके गजनी से लेके अफगानिस्तान से सिंध प्रांत, कश्मीर, सारा ये पूरा इधर पटना, बंगाल, कलकत्ता, दक्कन एरिया तक, इस दक्कन एरिया तक पूरा का पूरा एरिया में किसका शासन है? मुगल एम्पायर का शासन है। हाँ, उसके बाद देखो गवर्नर मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाया। तो कहेगा बाबर ने बाबरी मस्जिद कहां बनवाया? अयोध्या में। कौन बनाया? डिजाइन कर कौन था? गवर्नर मीर बाकी। नोट कर लो, बाबरी मस्जिद मीर बाकी ने अयोध्या में बनाया। सूफी संत ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का शिष्य, किस सूफी संत के पास गया था बाबर? अपने बेटे की सलामती के लिए दुआ मांगने के लिए और खानवा की लड़ाई को जीतने के लिए। यही गुरु है बाबर का, सूफी संत ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार। 2 बार गया था बाबर इनके पास। एक बार बेटे की बीमारी, हुमायूं को बीमारी को ठीक करने के लिए, और पहली बार खानवा की लड़ाई को जीतने के लिए जिहाद के नाम पर 2 बार गया था। सड़क मापने हेतु गजे बाबरी नामक इकाई दिया बाबर ने। सड़क को मापा कैसे जाएगा? गजे बाबरी। उसके बाद कुषाण के बाद पहली बार का काबुल व कंधार भारत का हिस्सा बना। कुषाण के बाद पहली बार काबुल और कंधार को भी बाबर ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। बाबर ने साम्राज्य में मिला लिया। और इनके बाद जो उत्तराधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं? हुमायूं होते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? हुमायूं, और हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। और इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1530 से 1556 तक हुमायूं ने शासन किया। अब देखो हुमायूं के बारे में बोला जाता है बच्चा, ये आदमी था बहुत अच्छा, पढ़ा लिखा भी था, सोच समझ भी ठीक था, इसका समझदारी भी था। लेकिन इस आदमी के पीछे कहा जाता है कि 2-3 चीज इसने लाइफ में ऐसा किया जिसके वजह से इसका जिंदगी खराब हो गया। और इसके बारे में किसी ने यह भी कहा है कि जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा, भागता रहा, और लास्ट में इसकी मृत्यु लड़खड़ा करके ही हो जाता है। अपने ही लाइब्रेरी में सीढ़ियों पे लुढ़क के गिर जाता है। जैसे ही अजान का आवाज सुनता है, कुर्सी से उठता है और हवड़ा के जैसे दौड़ता है सीढ़ियों की तरफ, पैर फंसता और गिर करके कहा जाता है कि इसकी मृत्यु अपने ही लाइब्रेरी के, है ना, उस भवन का नाम क्या है? एनसीईआरटी में अगर एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी का एक पेज में उस लाइब्रेरी का फोटो दिया है। उस लाइब्रेरी का जो हुमायूं ने बनाना है, एनसीईआरटी के पेज में 11 क्लास का देखोगे, एक पेज में दिया है उस लाइब्रेरी का फोटो। और फोटो में जो बना हुआ लाइब्रेरी वो पूरा बढ़िया से दिख रहा है। और उस लाइब्रेरी का भवन था शेर भवन। क्या? शेर खां भवन। शेर खां भवन, शेर खां भवन। ठीक है। अच्छा, ये इसके पिता का नाम था बाबर। बाबर का मतलब होता क्या है? बाबर का मतलब होता है बाघ। क्या होता है? बाघ बोलते हैं उसको, फारसी में क्या बोलते हैं? बाघ। और हुमायूं का मतलब क्या होता है? हुमायूं का मतलब होता है भाग्यशाली। लिख लो कहीं पे, हुमायूं का मतलब होता है भाग्यशाली। हुमायूं का मतलब होता है भाग्यशाली, 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 है ना। वो भवन का क्या नाम था जो लाइब्रेरी था?
हाँ, शेर शेर भवन लिखा रहता है बेसिकली, शेर भवन समझना उसका। और एक इनके बारे में कहा जाता है कि थे बहुत समझदार, लेकिन कुछ गलतियां ऐसा किया इन्होंने जिसके वजह से ये हारते ही चले गए। अब मुगल एम्पायर इनके हाथों में आ गया, हुमायूं के हाथ में। देखो, जब बाबर भारत आता है तो बाबर ये सोचता है, 4 लड़ाई जीत गया लगातार, और उसके बाद बाबर के पास समय बचा नहीं, 1 साल बचा, यानी 1529 से 1530 में मृत्यु हो गई। अब बाबर सोच रहा है कि अब आगे क्या करे, जब वो चला गया तो सारा किया कराया अब इनके ऊपर पड़ गया। बाप कहता है ना कि बाप अगर बहुत शक्तिशाली है, घर में बहुत ओहदे वाला है, और बेटा थोड़ा ज्यादा नहीं उसको पता है शासन वगैरह, तो सारा जिम्मेवारी जब बेटे के ऊपर आता है तो बेटा क्या करता है, संभाल नहीं पाता है कभी कभी। और वही हाल हुआ हुमायूं के साथ। इसको दौड़ाता रहा, भगाता रहा, और ये भागता रहा। कुछ गलतियां ऐसा भी है, जैसे बाबर को क्या था, सूरा पीता था। सूरा समझते हो, शराब। और एक और नशा था बाबर का, अफीम। लेकिन इनके बारे में बोला जाता है कि सबसे ज्यादा अफीम का नशा ये करते थे, हुमायूं। और जब लड़ाई लड़ने गए, कौन सा, चौसा का लड़ाई, तो चौसा का लड़ाई में इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गए, इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि हमको तो शेरशाह सूरी हरा ही नहीं सकता है। और मार लिए उस वक्त सुट्टा, क्या चीज का सुट्टा, अफीम का सुट्टा मार लिए सुट्टा। उसके बाद मारने के बाद कहते हैं अब तो मारिए देंगे हम, अब किसी को छोड़वे नहीं करेंगे। और क्या होता है ना कि जैसे ही कोई अफीम का नशा करता है तो शरीर हाथ उसका कपकपाने लगता है। दारू का नशा कुछ हद तक ठीक है, लेकिन अफीम का नशा इतना खराब है, अब किसी को दारू पिला दो और बोलो कि चलो लड़ाई लड़ने हैं, तो आदमियों को काट देगा। पता नहीं कहां से उसमें पावर आ जाता है। इसलिए किसी को काटता है पकड़ के तो कहता है दारू पी के जाएंगे तब उसको काटेंगे, है ना। दारू पिला दो फिर देखो कैसे काट देता है आदमी को। और अफीम खा के अगर लड़ाई लड़ जाएगा तो ये हथवा इसे उठवे नहीं करेगा, ऐसे से कप कर, तलवार लिए हुए है लेकिन तलवार इसे मार नहीं सकते हो। और वही हाल हुआ इसका चौसा की लड़ाई में। क्या हुआ, अफीम यूज करने के बाद लड़ाई लड़ने गए, कपकपा रहे हैं। कपकपाता है, क्या कपकपाता है हम नहीं जानते, गूगल बोलता है, हमको नहीं इसका पता। कौन बोलता है, गूगल बोलता है ना। तो कपकपा रहे थे और खदेड़ा इसको शेरशाह सूरी, तो तालाब में कूद गए। वो नदी है, नदी में कूद गए, है ना। नदी में कूदने के बाद इसको एक नाविक ने जान बचाया इनका। और नदी में कूदने के बाद ही पता है ये हाथ ऐसे से पानी में मारेगा तब न तैरेगा जी। यहाँ तो अफीम का नशा है, अफीम के नशा में हथवा ऐसे से नहीं मारा जाता है। ये हथवा ऐसे से ऐसे लगता है कपकपा रहा है, तो पनिया में हथवा मारेगा तब न तैर के निकलेगा। तो इसको एक नाविक जान बचाता है। और नाविक जब जान बचाता है तो उस नाविक को एक दिन के लिए राजा घोषित कर देते हैं, एक दिन के लिए राजा घोषित करते हैं। और नाविक क्या करता है, एक दिन का राजा घोषित होने के बाद चमड़ा का सिक्का जारी करता है, चमड़ा का सिक्का, समझ गए। तो 29 दिसंबर 1530 मुगल साम्राज्य का बादशाह कौन बनते हैं, हुमायूं। इससे पहले बद्र खां का सूबेदार था। उसके बाद हुमायूं। तैमूरी परंपरा के अनुसार साम्राज्य का विभाजन होता है। कामरान इनका भाई, अस्करी इनका भाई, हिंदाल इनका भाई। अब दिल्ली के गद्दी किसको मिले, बाबर ने हुमायूं को दिया। और कामरान को कहां सौंप दिया, काबुल, कंधार, पंजाब की तरफ भेज दिया। अस्करी को कहां भेजा, अस्करी को संभल भेज दिया। हिंदाल को अलवर भेज दिया। अलवर किधर है, राजस्थान गुजरात के पास, ठीक है। अब देखो, दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किया। तो क्वेश्चन पूछेगा किसने दीन पनाह नामक नगर का स्थापना किया, हुमायूं ने किया। अब ये हुमायूं साहब है ना, ये जोशी में बड़ी विश्वास रखते हैं, और क्या दीन ऊन में बड़ी विश्वास रखते हैं। और कपड़ा भी उसी हिसाब से पहनते थे, यानी 7 दिन का 7 रंग का कपड़ा, है ना। कैसे, सोमवार को कौन रंग का पहनेंगे, सोमवार को व्हाइट पहनेंगे, मंगल को क्या पहनेंगे, लाल पहनेंगे, बुध को क्या पहनेंगे, हरा पहनेंगे, बृहस्पति को क्या पहनेंगे, पीला पहनेंगे, और शुक्र को क्या पहनेंगे, नीला पहनेंगे, शनि को क्या पहनेंगे, काला पहनेंगे, और रवि को क्या पहनेंगे, सुनहला पहनेंगे। हर दिन का कलर इन्होंने डिसाइड कर दिया। कौन, हुमायूं। क्यों, क्योंकि इनको जोशी में विश्वास था कि ऐसा अगर करेंगे तो मेरे साथ क्या होगा, अच्छा होगा। लेकिन बेचारे के साथ अच्छा नहीं हुआ। जिंदगी भर भागता रहा, लड़खड़ाता रहा, और लास्ट में लड़खड़ाते ही मौत हो गया।
अफीम का शौकीन, देखो अफीम का शौकीन, और इसी अफीम ने जान ले लिया इनको। अब शेरशाह सूरी को यहां पे पता है ये शौकीन है अफीम के, ये शौकीन है नचनिया के, ये शौकीन है बजनिया के, तो इसको कहाँ एंगेज कर दिया पता है? बंगाल में। बंगाल में कि जाओ तुम्हारे लिए बंगाल में व्यवस्था कर दिए हैं, क्या चीज का? अफीम का भी, शराब का भी, नचनिया का भी, बजनिया का भी। तो ये बंगाल जाते थे और बंगाल जाके नचनिया बजनिया अफीम में मगन है। और इधर सत्ता कौन शक्तिशाली कर रहा है? शेरशाह सूरी सत्ता को स्थापित कर रहा है, सत्ता बढ़ा रहा है, अपना शक्तिशाली बन रहा है, और ये नचनिया गजनिया बजनिया में मशहूर है। समझ में आया? समझदार शासक, लेकिन दूसरे के बहकावे में आ जाना। अब चूंकि एक अफीम के शौकीन तो है ही है, शेरशाह सूरी पड़ा इनके पीछे। अब देखो हुमायूं के साथ प्रमुख युद्ध, कौन कौन लड़ाई हुआ हुमायूं के जीवन में? हुमायूं के जीवन में होता है 1531 में कलिंजर की लड़ाई प्रताप रुद्रदेव के साथ। उसके बाद होता है 1532 में दौरा, दौरा की, उसके बाद महमूद लोदी अफगान के साथ। 1532 में चुनार का प्रथम घेरा शेर खां के साथ, चुनार का प्रथम घेरा शेर खां के साथ। और यहां पे हुमायूं एक बहुत बड़ा गलती करता है। क्या गलती करता है? ये चुनार को जीतने के बाद, चुनार को जीतने के बाद इसको वापस कर देता है शेर खां को। पहला गलती ये किया शेरशाह हुमायूं, याद रखना, जीवन का पहला गलती। दूसरा गलती क्या करता है? अफीम और नचनिया बजनिया। तीसरा गलती क्या करता है? जब इसको राजस्थान से राजपूतों का राखी आता है, उस राखी को अपना नहीं पाता है। अगर वो राजपूतों को कॉन्फिडेंस में ले लेता है हुमायूं, तो राजपूत पूरा का पूरा इसका साथ देता है हुमायूं का, और हो सकता है शेरशाह सूरी से भागने की जरूरत नहीं पड़ता। तो तीसरा गलती क्या करता है? जब राजपूत का राखी आता है, उसको हल्के में लेता है। तो उस वक्त भी अगर राजपूत के राखी को एक्सेप्ट कर लेता, तो आज इसका बात कुछ और होता। लेकिन तो पहला गलती क्या किया? चुनार का जो किला था उसको दे दिया शेर खां को। अगर ये चुनार का किला अपने पास रखता तो गंगा के किनारे था, बहुत बड़ा किला है, वहां से बहुत सारा गतिविधियां कर सकता है, व्यापार और सैनिक गतिविधियां कर सकता था ये। लेकिन ये आदमी क्या करता है? अफीम के नशे में है, जो बोल दिया हाँ तो हाँ, है ना, बाबा भोला की तरह ढर करके बस दे दिया। अब देखो 1536 से 1535 से 36 तक बहादुर शाह से संघर्ष करता है। अब देखो उसके बाद 1539 से चौसा का लड़ाई, 1539 में चौसा का लड़ाई होता है। और चौसा का लड़ाई किसके साथ होता है? शेर खां, जो बाद में शेरशाह सूरी बन जाता है। याद रहेगा, शेर खां जो बाद में शेरशाह सूरी बन जाता है। तो चौसा का लड़ाई होता है, और यहाँ पे 1539 में चौसा का लड़ाई होता है। और 1539 में, यानी कि यहाँ पे जो लड़ाई होता है, तो यही लड़ाई में नदी में कूदता है, नाविक जान बचाता है, और एक दिन का शासक घोषित करता है नाविक को, जो चमड़ा का सिक्का जारी करता है। अब देखो यहाँ पे 1539 से लेकर के 1540 के बीच में वो बेरोजगार है। बेरोजगार समझ रहे हो? एक तरह से दिल्ली शासन से बेदखल, और घूम रहा है जिधर तिधर, और इसी में शादी भी करता है। अब बेरोजगार आदमी से शादी कौन करेगा जी? सोचो। लेकिन इस आदमी से सीखने के लिए बात है कि बेरोजगार है लेकिन अभी भी सहनसा है। वो कहता है कोई आदमी बेरोजगार हो, मान के चलो उसका पिताजी घर से निकाल दिए हैं और करोड़पति का बाप का बेटा है, फिर भी दुनिया जान रहा है कि करोड़पति का बाप का बेटा है, बाप निकाल दिया है घर से, लेकिन फिर भी एकदम तावे में है कि अभी एकदम सही से बात करो ना तभी उड़ा देंगे। समझ गया ना? और एक लड़की से इसको प्यार होता है, मोहब्बत होता है, और लड़की भी लाता है। और सोचो ताव देखो इसका, सामने वाला ससुर साहब अपनी बेटी भी देता है, बिना सोचे हुए कि बेरोजगार आदमी को हम अपना बेटी दे रहे हैं, फिर भी देता है, इतना ताव में। तो अगर गट्स सीखना है तो हुमायूं से सीखो, क्या गट्स होता था। अब देखो यहाँ पे बेरोजगार में शादी भी होता है। और उसके बाद 1540 में जब लड़ाई होता है, कौन सा? कन्नौज और बिलग्राम का लड़ाई। ये दोनों लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, याद रखना। वो लड़ाई, जब चौसा का लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हुमायूं हार जाता है। और उसके बाद ये वाला लड़ाई, कन्नौज का लड़ाई, जब शासन से बेदखल होना पड़ता है और सत्ता छोड़ करके, तो कहेगा कौन सा ऐसा लड़ाई हुआ था जब हुमायूं शेर खां से डर के भागता है? कन्नौज एवं बिलग्राम का लड़ाई।
और ये 1540, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस डेट को। और यहां से भागता है हुमायूं, और बीबी इसकी गर्भवती हो चुकी है, पेट में बच्चा है इसकी बीबी का, और कहां जाता है, राजा छत्रसाल के पास जाता है पंजाब में, है ना। राजा छत्रसाल के पास जाता है पश्चिमी पंजाब में, और कहता है मेरी पत्नी को रखिए और हम आएंगे और ले जाएंगे फिर दोबारा। अब देखो आज के समय में मुस्लिम को ना रखे, ना रखेगा, कहेगा तुम जा रहा है बीबी को मेरे यहाँ छोड़ करके, क्या मतलब हुआ। तो आज के समय में गट्स देखो उस बंदे का, फिर भी कैसे कैसे काम ले रहा है। राजा के यहाँ, राजा छत्रसाल के यहाँ रखता है, कहता देखिए अभी हम संकट में हैं, आज मेरी मदद कीजिए आप, कल के डेट में हम सोचेंगे कैसे आपकी मदद करेंगे। तो पत्नी को राजा छत्रसाल के पास पंजाब में रख करके खुद कहां भाग जाता है, ईरान चला गया, और ईरान में जाकर के वेट कर रहा है कभी शेरशाह सूरी कमजोर पड़े कि हम जाकर के दोबारा अटैक करें और दिल्ली का शासन अपने हाथों में ले। तो कहा जाता है बच्चा 1540 से लेकर 1555 तक कितना समय हुआ, 1540 से 1555 कितना टाइम हुआ, 15 साल निर्वासित जीवन जी रहा है हुमायूं, 15 साल निर्वासित जीवन। सोचो, शक्ति उत्पन्न कर रहा है अपने अंदर, शक्ति। तुम कहोगे सर 15 साल भागा हुआ है, क्या कर रहा है, उस शक्ति पैदा कर रहा है, और मौके की तलाश में आदमी है कि जब मौका मिले अब दिल्ली का शासन हम दोबारा लेंगे, अपने हाथों से छीनेंगे। राम भगवान कितने साल तप किए, राम भगवान 14 साल तप किए, और तप करने के बाद फिर आते हैं तो फिर राजपाट पे वो होते हैं, विराजमान होते हैं। इसी तरह से एक हुमायूं 15 साल अपने आप को तपा रहा है, कहाँ, ईरान में, और मौके की तलाश में है कि जहां ये शेरशाह सूरी कमजोर पड़े या इसका वंशज कमजोर पड़े, हम आएंगे, लड़ाएंगे और इसका शासन अपना दिल्ली का फिर से वापस लेंगे। सोचो 15 साल कौन शासन करता है दिल्ली की गद्दी पर, इन एब्सेंट हुमायूं, कौन, शेरशाह सूरी, सूरवंश। अब देखो शेरशाह सूरी मर जाता है, शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे, शेरशाह सूरी मर जाता है, और मरने के बाद फिर उसका जो बेटा है उससे लड़ाई होता है, कौन सा, मच्छीवाड़ा का युद्ध, और अफगान सरदार नसीब खां है यहाँ पे। मच्छीवाड़ा का लड़ाई जैसे ही होता है, उसके बाद सरहिंद का लड़ाई सुल्तान सिकंदर सूरी अफगानी के साथ जैसे ही होता है, सरहिंद का लड़ाई, और इस लड़ाई में अकबर 13 साल का हो गया, अकबर 13 साल का हो गया। कैसे, जब छोड़ के गया था तो कौन सा डेट ईयर था, 1540, जब उधर से आता है तो 1555, यानी 14-15 साल का वो लड़का हो गया अकबर। अब इस लड़ाई में बाप बेटा दोनों लड़ता है, इस कौन सी लड़ाई में, सरहिंद की लड़ाई में अकबर भी लड़ रहा है, और उसके साथ अकबर का जो मेन संरक्षक है कौन है, बैरम खां। समझो कि उसका दाहिना हाथ है वो बैरम खां, और पूरा बैरम खां के बदौलत वो लड़ाई जीतता है। और सरहिंद की लड़ाई में बैरम खां और कौन, हुमायूं लड़ता है और लड़ाई को जीत जाता है, और पुनः दिल्ली पे किसका शासन, पुनः दिल्ली पर हुमायूं का शासन, और हुमायूं राजा बनता है, यानी कि 1955 में राजा बनता है बच्चा, फिर से दिल्ली मुगल एम्पायर में राजा बनता है। और कहा जाता है कि ज्यादा समय नहीं, कितने साल के बाद फिर मौत हो जाती है, 1 साल के बाद मौत हो जाती है, 1 साल के बाद मौत हो जाती है। अब देखो चुनार का प्रथम घेरा, चुनार का जो प्रथम लड़ाई, प्रथम घेरा हुआ था, पूर्व भारत का प्रवेश द्वार कहलाता है चुनार, और इसको शेर खां को सौंप के हुमायूं ने बहुत बड़ा गलती कर दिया था, शेर खां को सौंप करके। थल मार्ग, अमीर मार्ग का नियंत्रण था इस चुनार के किले पर, इस चुनार के घेरा पर, और ये चुनार का आज भी है, एक किला आज भी है चुनार का, और ये बहुत ही अच्छा संसाधन था। यहाँ से व्यापार, बिजनेस, थल मार्ग, जल मार्ग, हर मार्ग पे नियंत्रण हो सकता था, जो कि शेरशाह सूरी को सौंप करके बहुत बड़ा गलती किया। बाबर बनाम अफगानी शेर खां, परिणाम क्या हुआ, समझौता, हुमायूं की आगरा वापसी, दिल्ली में दीन पनाह नगर बनाया, बहादुर शाह से संघर्ष किया, उसके बाद बहादुर शाह से संघर्ष, गुजरात शासक बहादुर शाह अफगान, गुजरात व मालवा पर मुगल का अधिकार हो गया, बहादुर शाह मांडू पर हुमायूं का कब्जा हो गया। फिर रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी। अब क्वेश्चन पूछेगा प्रीलिम्स में, किसने
हुमायूं को राखी भेजी। रानी कर्णावती ने, और इस राखी को अगर ये बढ़िया से अपमान ना करता और सम्मान से स्वीकार कर लेता तो आज हुमायूं के साथ राजपूतों का साथ होता, राजपुतनियों का साथ होता, फिर देखते इसके साथ कितना ताकतवर हो जाता है। लेकिन यहां भी गलती कर गया। अब देखो चौसा का लड़ाई हुआ 26 जून 1539 में। चौसा कहाँ है? बिहार, बक्सर के पास। कर्मनाशा नदी बगल में बहता है। तो कहेगा कौन सा ऐसा लड़ाई था जी जिसमें हुमायूं नदी में कूद जाता है, और नदी का क्या नाम था? कर्मनाशा, याद रखना। अब देखो बच्चा, हुमायूं निजाम नामक भिश्ती ने जान बचाया था। तो भिश्ती कौन था? भिश्ती मतलब होता है बच्चा जो पानी पिलाता है, नाविक को बोलते हैं। ऐसे बिस्कड़ी चमड़ा में डाल करके भिश्ती वो पानी पिलाता है। तो निजाम नामक भिश्ती ने जान बचाया था, निजाम नाम था उसका। और इसी निजाम को एक दिन का दिल्ली सल्तनत में राजा घोषित करता है, और यही निजाम चमड़े का सिक्का जारी करता है। चमड़े का सिक्का है ना, एक दिन का सुल्तान। अब देखो, लेकिन ये हुमायूं की भूल थी, अभी भी सत्ता के नशे में चूर है। अब देखो कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध जो पहला 1540 में होता है, और यहां से भागने पे मजबूर होना पड़ता है। किसको? हुमायूं को। हुमायूं प्लस हिंदाल प्लस अस्कनी कई वर्षों तक सिंध में भटका। हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? मीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम से निगाह करता है। ईरान के शाह के दरबार में शरण लेता है। तो पूछेगा जब हुमायूं भागता है ईरान तो किसके यहाँ जाके शरण लेता है? किसके यहाँ? ईरान के शाह के दरबार में वहां शरण लेता है। 1545 में काबुल व कंधार पर पुनः अधिकार कर लेता है। उसके बाद देखो शेरशाह अफगान विजय, भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना हो जाता है। जैसे इस लड़ाई में हार होता है, किसका? हुमायूं का, तो भारत पे किसका कब्जा? अफगान साम्राज्य की स्थापना। और कहा जाता है शेरशाह सूरी का वंशज कहाँ का है? कहीं न कहीं अफगान से जुड़ा हुआ है। और उसके पिताजी सासाराम में एक जमींदार परिवार से बिलोंग करते हैं। और वो क्या थे? एक क्लर्क थे। किसका? उस साम्राज्य में एक छोटे से क्लर्क थे और जमींदार थे, है ना। और शेरशाह सूरी बचपन से बहुत संघर्ष किया है। माँ भी क्या? सौतेली माँ। सोचो, सौतेली माँ का संघर्ष झेल रहा है कौन? शेरशाह सूरी। अगर शेरशाह सूरी के बारे में पढ़िएगा ना तो कहिएगा वाह, गरीब होना गुनाह नहीं है। गुनाह तब है जब गरीबी में आदमी ऐसी माथा पड़ के बैठा रहे। समझ गया ना। शेरशाह सूरी गरीब होते हुए भी, सौतेली माँ होते हुए भी क्या करता है? आगे बढ़ता है। और इसके पास क्या है? शेरशाह सूरी के पास विद्या है। विद्या समझते हो? विद्या है, विद्या मतलब शिक्षा है, शिक्षा। और वो शिक्षा के आधार पर वहीं पे सासाराम में एक गवर्नर होते हैं, और गवर्नर को बच्चे को पढ़ाने का ड्यूटी मिलता है। किसको? शेर खां को। और उस गवर्नर के बच्चे को जाके पढ़ाते हैं शेर खां। और वो गवर्नर मर जाता है कुछ दिन में। वो गवर्नर मर जाता है तो उसकी जो बीवी थी बहुत सुंदर थी। किसका? जो सासाराम में गवर्नर था, तो उसकी बीवी बहुत सुंदर थी, तो उसकी बीवी से शादी कर लेता है। कौन? शेर खां। अब देखो, पहला शक्ति किससे हासिल किया? शिक्षा के आधार पर। अब सोचो, गवर्नर की बीवी से शादी, शक्तिशाली हुआ ना जी। अब देखो, उस गवर्नर की जो बीवी थी उसकी एक और बहन थी जो गोरखपुर के बगल में रहती थी। अब उसका भी यहां आना जाना था। अब ये बोलती है इसकी बीवी कि जरा दीदी को छोड़ आइए ना वहां तक। कहां तक? गोरखपुर के पास जो जगह है। और वहां का भी जो उसका पति था वो भी गवर्नर था। कहां का? गोरखपुर तरफ का। अब जाता है साथ में छोड़ने के लिए। किसको? उसकी बहन को। काबिला जाता है, पूरा काफिला जाता है, और आगे पीछे पूरा लोग जाता है, सैनिक जाता है। और रास्ता में आ जाता है वो बड़का वो शेर, एकदम खड़ा हो जाता है, अब तेरा जाए नहीं देवो। तब क्या करता है? शेर खां उतरता है, और उतर करके जाके शेरवा को पकड़ के मार के ओरे पे ऐसे बैठ जाता है।
कान पकड़ के कंधा पर। तो जो लेडीज बैठी हुई होती है, इसकी जो साली होती है, कहती तू तो बड़ा एकदम मतलब बड़ा साहसी आदमी है, मतलब हमको विश्वास नहीं था कि तुम इतना हिम्मत, बॉडी सॉडी तो है ही है, लेकिन इतना साहसी आदमी होगा हमको विश्वास नहीं है। तब फिर वहां का जो है राजा इसको शेर खां की उपाधि दे देता है। क्या उपाधि देता है? शेर खां की उपाधि दे देता है, शेर को कब्जे में करने के बाद। अब वहां का गवर्नर भी मर जाता है थोड़ा दिन में, वहां का गवर्नर भी थोड़ा दिन में मर जाता है। तो उसकी जो जो बीवी थी, इसका बहादुरी देख चुका है ना, बहादुरी देख चुका है, कहता बड़ा बहादुर, एकदम बाजू बड़ा एकदम हट्टा कट्टा है, हमको पत्नी बना लो। तो कहता कोई बात नहीं, तो एक पत्नी इधर एक पत्नी उधर, दूधू पत्नी, तो दूधू पत्नी के साथ दूधू को साम्राज्य भी तो आया जी। ऐसे करते करते अपना ताकत बनाया। सोचो, गरीब का बच्चा होते हुए, सौतेली माँ के होते हुए, ऐसे करके साम्राज्य खड़ा करता है शेरशाह सूरी। अगर वो कहता कि ना हमसे ना होगा कुछ नहीं, हम भी पापा जी क्लर्क हैं, हम वो क्लर्क बन के रह जाएंगे। पहला शक्ति हासिल किया कैची के आधार पर? शिक्षा के आधार पर। दूसरा शक्ति हासिल किया साहस के आधार पर। साहस दिखाया शेर वाला, तब ना शेर खां बना। तो यानी पहला शक्ति हासिल करता है शेरशाह सूरी शिक्षा के आधार पर, दूसरा ताकत हासिल करता है साहस के आधार पर। समझ गए? उसके बाद धीरे 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 पूरा बिहार पे कब्जा, फिर धीरे धीरे चौड़ा होते होते फिर इसका हुमायूं से होता है टकराव, हुमायूं से। और हुमायूं को बहुत भटकाता है। देखो, किसी भी दुश्मन को अगर तुमको हराना है ना, तो साम दाम दंड भेद सब कुछ देखो, और सबसे पहले ये देखो कि दुश्मन का इंटरेस्ट क्या है, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट क्या है, जहां पे उसको लगा दिया जाए। अब देखेगा दुश्मन का इंटरेस्ट है कि खाली गाड़ी चलाने में उसको मन लगता है, तो उसको जानबूझ के गड़िए चला भी देगा, ऐसा माहौल क्रिएट कर देगा कि गड़िए पे रहे, शासन वासन ना देखे। तो देखा ये गंजेड़ी आदमी है, नशेड़ी आदमी है, और लड़कियों का भूख है इसको, तो इसको कहाँ भेजो? कलकत्ता भेजो। और कलकत्ता बंगाल में इसको इंगेज कर दिया, और वहां पे इंगेज है दारू और शराब में, और यहाँ शेरशाह सूरी अपना सत्ता का विस्तार कर रहा है, ताकतवर बन रहा है। समझे? यहाँ पे ये सीख मिलता है हमें। अब देखो बच्चा, मृत्यु दीन पनाह भवन में पुस्तकालय से गिरने से इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? हुमायूं की। और इस दीन पनाह भवन में, उस लाइब्रेरी का कहने का क्या नाम है? कौन सा भवन? शेर भवन। शेर भवन। दीन पनाह पुस्तकालय में गिरने से मृत्यु हो जाती है, और उस लाइब्रेरी के ऊपर में लिखा हुआ है शेर भवन। दफन कहाँ किया गया इसको? दिल्ली में, हाजी बेगम द्वारा। किसने इसको दफन किया? हाजी बेगम ने इसको दफन किया। और जानते हो आज की डेट में अगर दिल्ली जाओगे तो हुमायूं का मकबरा इस तरफ रोड का है, और इस तरफ देखोगे सलीम चिश्ती का दरगाह, निजामुद्दीन का, निजामुद्दीन औलिया का दरगाह इधर है, और इधर हुमायूं का मकबरा है। कभी हुमायूं का मकबरा दिल्ली जाना तो हुमायूं का मकबरा जरूर देखना। क्या शान एकदम लगता है, मकबरा नहीं है, लगता है क्या बिल्डिंग बना हुआ है। समझ गए? और इस तरफ निजामुद्दीन औलिया का दरगाह है, और 80% हिंदू आपको मिलेंगे निजामुद्दीन औलिया के दरगाह पर मन्नतें मांगते हुए। निजामुद्दीन औलिया के दरबार पे वो कौन से बिलोंग करता है, शिया से कि सुन्नी से? सुन्नी से। और सुन्नी संप्रदाय पता ही है, एकदम नियर टू गॉड, और हमेशा परमात्मा में विश्वास करता है। उसको मार काट पे भरोसा नहीं है, उसको सादगी भी भरोसा है, खुदा पे भरोसा है। उसके बाद उत्तर भारत की वास्तुशैली में नए दौर प्रारंभ हो गया। संगमरमर का गुम्बद आना शुरू हो गया। हुमायूं नामा किताब किसने लिखा? एक क्वेश्चन पूछेगा। अकबर पे एक किताब लिखा गया है, उस किताब का नाम है अकबरनामा, है ना? उस अकबरनामा को किसने लिखा? अबुल फजल। अबुल फजल। इसी तरह से हुमायूं पे भी एक किताब लिखा गया बच्चा, उस किताब का नाम क्या है? हुमायूं नामा। और हुमायूं नामा इस किताब को पूरा करती है गुलबदन बेगम। ये पूरा नहीं लिख पाता है इस किताब को, और इतने में मृत्यु हो जाता है। अधमरे मृत्यु बना हुआ जी, हैं? अभी तो उसका उम्र क्या हुआ है, और लड़क के मर गया। तो इस किताब को गुलबदन बेगम पूरा करती है। तो क्वेश्चन पूछेगा हुमायूं नामा के लेखक कौन है? 4 गो ऑप्शन दे देगा नीचे। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेन पुल, याद रखना है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइन है। किसने हुमायूं के बारे में बोला कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाते रहा, गिरते पड़ते रहा, और लास्ट में लड़खड़ा करके ही इसका मौत हो गया। किसने बोला? लेन पुल ने। इंपॉर्टेंट है। जिंदगी भर गिरते पड़ते चलता रहा, और लास्ट में लड़खड़ा करके ही मौत हो जाता है।
अब देखो बच्चा, उस इंसान की बात कर रहे हैं जिस इंसान के बारे में अभी हमने चर्चा किया है, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। और सोचो, आदमी आज के डेट में 62 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेता है नहीं जी। 60 साल के 62 साल की उम्र में कहता आदमी अब हमरा से काम होगा, और सरकार भी कहता है क्या, अब तुमसे काम ना होगा, अब जाओ घर में बउआ खिलाओ, और क्या, दूध लाओ, सब्जी लाओ, बच्चा को स्टैंड तक पहुंचाओ। यही करता है ना जी रिटायर होने के बाद आदमी। और सोचो, एक ऐसा शख्स है भारत में, शेरशाह सूरी, जो 67 वर्ष की आयु में, 67 ईयर, यानी रिटायरमेंट के एज से भी 7 साल ज्यादा, क्या करता है, दिल्ली में सूर्यवंश की स्थापना करता है। याद करो, बिहार में, आपके बिहार में एक ऐसा पर्सनालिटी था, एक ऐसा आदमी था जो 87 साल की उम्र में अंग्रेजों से पंगा लेता है, अंग्रेजों से लोहा लेता है और अंग्रेजों को मारता है। कौन है वो? वीर कुंवर सिंह। कहाँ हो? और आज का पर्सनालिटी कहता है सर 50 साल में थक गए, हमसे काम होगा। आज देखो ना, नए नए लोगों को जो कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, वो 40 साल में अपना रिटायरमेंट तय कर रहे हैं। क्यों? 40 साल से बाद अपना काम करेंगे, अब गोवा घूमेंगे, थाईलैंड घूमेंगे, मॉरिशस घूमेंगे। क्यों? अपना काम करेंगे 40 साल के बाद। और भारत का इतिहास है, बिहार का इतिहास है कि 67 वर्ष की उम्र में आदमी सत्ता का स्थापना कर रहा है, लड़ रहा है, मुगलों से लड़ रहा है, और 87 साल की उम्र में अंग्रेजों से लड़ रहा है। कौन? वीर कुंवर सिंह 87 साल की उम्र में, 67 वर्ष की उम्र में शेरशाह सूरी लड़ रहा है। अब देखो, 1540 में दिल्ली में सूर्यवंश की स्थापना करते हैं। जन्म कब होता है इनका? 1472 जौनपुर में, और बचपन का नाम इनका फरीद है। फरीद। क्वेश्चन पूछता है, याद रखना। पिता सासाराम में जमींदार थे। मां इनकी सौतेली मां थी, बहुत ताने देती थी, ताने बर्दाश्त होता नहीं था इनको, लेकिन फिर भी हिम्मत रखते थे। क्या क्या उपाधियां? शेर खां की उपाधि मिला इनको। तो कहेगा, किसने शेर खां की उपाधि दिया? किसने दिया? सूबेदार बहार खां लोहानी। किसने? सूबेदार बहार खां लोहानी ने इनको क्या दिया? शेर खां की उपाधि दिया। जब दूसरी वाली बीबी को छोड़ने जा रहा था, है ना, तो जब उसका पति खुश हो गया, तो उसका पति क्या उपाधि देता है? तुम शेर खां हो, है ना। लड़कियों को क्या चाहिए? जो लड़का हिम्मत वाला है, जो लड़के का जरा बॉडी सॉडी है, जो लड़का जरा ताकतवर है, तो हर लड़की चाहती है उसको अपना मर्द बनाना, है कि नहीं। तो दूसरी वाली भी मर्द बना ली उसको। पहली वाली तो है ही, दूसरी वाली भी आ गई। अब देखो, दूसरी वाली आने का मतलब यहाँ पे दूधों को सत्ता आ गया इसके हाथ में, दूधों को ताकत आ गया इसके हाथ में। अब देखो, हजरत आला का उपाधि मिलता है इसको। उसके बाद देखो, शेरशाह चौसा युद्ध के बाद, शेरशाह चौथा युद्ध के बाद क्या बन जाता है? शासक बनता है। मृत्यु कब हो जाती है इसकी? 1545 में कलिंजर अभियान में कीरत सिंह के दौरान उक्का नामक यंत्र के द्वारा। अब देखो, जो लड़ाई लड़ने गया था कलिंजर लड़ाई में, ये क्या करता है पता है? जो गोला दागता है किला पे, जो किला पे गोला दागता है, वही गोला किसी तरह वापस आता है और इसी पे आके गिर जाता है ना। और वो क्या है? उक्का नामक यंत्र से गोला वापस आता है और इसी पे आके गिर जाता है और ये मर जाता है, मृत्यु हो जाती है। अगर ये मृत्यु ना होता तो आज के डेट में हुमायूं भी वापस अभी उतना जल्दी ना आ पाता। अब देखो, पहला शासक था जो जीते जी अपना मकबरा बना लिया। जीते जी, है ना। हम लोग कहेंगे कि जीते जी को बढ़िया से, वो कहीं देखो जी, जब ये गंगा घाट के किनारे दफना देना और यहाँ पे जलाना, हम बना के अभी से जाते हैं। या घर में कोई आदमी ऐसा होगा जो कहेगा घर में हम मकबरा बना देंगे और यहाँ पे हमको गाड़ देना, नीचे एसी उसी सब लगा देना, है ना, एसी लगा देना, सब कुछ एकदम ठंडा ठंडा, मेरा डेड बॉडी के ठंडा रहे, है ना। और देखो ना, जिंदा आदमी को एसी का हवा नहीं मिलता है। जिंदा हवा को आज आदमी मरता है। हम देखे कलकत्ता में, देखे क्या देखे पता है? एक गरीब आदमी मर गया, उसको जिंदा भर पता नहीं एसी में कभी बैठा हुआ कि नहीं बैठा होगा, और जैसे ही मरा तो वो गाड़ी आया लेने के लिए, और गाड़ी में लिखा हुआ है फुल्ली एसी। गाड़ी में क्या लिखा हुआ पता हुआ है? फुल्ली एसी। और कौन गाड़ी था? जो मृत्यु घाट तक ले जाता है एम्बुलेंस, वही गाड़ी। और पूरा ओपन था, शीशा लगा हुआ था और फुल्ली एसी था, यानी डेड बॉडी को अंदर लेटा दिया, और डेड बॉडी क्या है? एसी में लेटा हुआ है। सोचो, जिंदगी भर बेचारा कोई एसी का हवा नहीं मिला हुआ, 1 घंटा बैठा नहीं होगा, अब मर गया। जो शरीर को अभी जलाने जा रहा है, 1 घंटे के बाद ही जला देगा, और उसको फुल्ली एसी में रखे हुए है।
आहा, उसको भी लग रहा है क्या रूह महसूस हो रहा है ना, और उसको जाके जला देता है। सोचो, तो ऐसा शासक था जो जीते जी अपना मकबरा बनाता है, और इसी के मकबरे पे आज के डेट में इस सासाराम में मकबरा है। कभी मौका मिले तो इस मकबरा में जरूर जाना, और जब मकबरा में जाना तो एक चीज याद करना, इस शहंशाह, इस बहादुर, इसके कर्तव्य को याद करना, जो मुगलों के सामने सीना खड़ा कर करके अब दिल्ली में 15 साल तक शासन करता है, सूर्यवंश। तो सूर्यवंश को याद करना, और वो कहीं और का नहीं, वो बिहार का था बंदा, है ना। उसके बाद देखो, चंदेरी का लड़ाई मुगलों की तरफ से लड़ता है शेरशाह सूरी। चौसा का लड़ाई किसके साथ होता है? हुमायूं के साथ होता है। सारी लड़ाइयां इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी लड़ाइयां। तो चंदेरी की लड़ाई पूछेगा, है ना, मुगलों की ओर से लड़ता है 1528 में। चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं के साथ होता है। बिलग्राम का लड़ाई 1540 में हुमायूं के साथ होता है। और ये दोनों लड़ाई 1539 और 1540 मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो लड़ाई है चौसा की लड़ाई, जब हुमायूं को खदेड़ता है और इसको मजबूरन, और देखो यही चौसा का लड़ाई है जिसमें ओवर कॉन्फिडेंट है ये, मतलब कहता है ना कि 4 पैग लगा लेने के बाद एकदम लगता है दुनिया के राजा हम ही हैं, तो ऐसी हैं। अब फिल्म चढ़ा लेने के बाद इसको लगा कि सब कुछ है, सब लड़ाई तो हम जीतिए रहे हैं, इस शेरशाह को की करेगा, इसको तो हम ऐसे ही हरा देंगे। और ओवर कॉन्फिडेंस आदमी को हरा देता है। कितना भी तुम अभी पढ़ लो, जैसे भी पीसी पीटी देने जाओगे, कितना लोग को देते हैं, इतना ओवर कॉन्फिडेंट है कि क्वेश्चन देखता है टक 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 टक, देखो वही फेल होता है। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा चीज है, जरूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस घातक है, बहुत बड़ा घातक। तो ओवर कॉन्फिडेंस के कारण इस चौसा की लड़ाई में भागना पड़ा नदी में कूद करके। और नदी में कूदने के बाद हाथ भी नहीं चल रहा है, पैर भी नहीं चल रहा है, पानी में मर जाता है डूब के, अगर नाविक आकर नहीं बचाता है इसको। तो बिलग्राम का लड़ाई, कन्नौज का लड़ाई, यही लड़ाई है जिसके बाद इसको सत्ता से भागना पड़ता है छोड़ करके, और अपनी बीबी को लेके कहां जाता है? हुमायूं पंजाब में राजा छत्रसाल के पास छोड़ता है और खुद ईरान भाग जाता है। उसके बाद रायसीन आक्रमण करता है शेरशाह सूरी। मारवाड़ का लड़ाई होता है मालदेव के साथ 1544 में। कलिंजर का लड़ाई होता है 1545 में किरसी के साथ। ये अंतिम लड़ाई है। अब देखो शेरशाह सूरी के बारे में अगर पढ़ो, शेरशाह सूरी ने अपने समय में बहुत अच्छा अच्छा सुधार किया भाई। शेरशाह सूरी ने अपने समय में बहुत अच्छा अच्छा सुधार किया है, और इससे सीखने के लिए है। आज के सरकार को, गवर्नमेंट को इससे सीखना चाहिए शेरशाह सूरी से। कहोगे सर ऐसा क्या सीखना जरूरी है? पता है, लैंड ऑर्डर इतना क्लियर कर दिया था ये, लैंड ऑर्डर इसके समय में। अगर आईपीएस है, पुलिस है, मुखिया है ना, तो अगर उसके राज में, शेरशाह सूरी के राज में, कोई भी झोला में 10 किलो सोना लेकर के पटना से हाजीपुर जाएगा या पटना से सासाराम जाएगा, और अगर रास्ता में छिना गया सोना, रास्ता में सोना छिना गया, तो उसका जिम्मेवारी किसके ऊपर? उस गांव के मुखिया, जहां छिनाया उस गांव के मुखिया के ऊपर जिम्मेवारी है। और कौन? उसका जो आसपास में जो कोई सरकारी मुलाजिम है, उसका जिम्मेवारी है कि काहे छिना गया। और तुमको 24 घंटे के अंदर खोज के बुढ़िया को सोना देना पड़ेगा, और अगर नहीं दोगे सोना तो सोना का वैल्यू का पैसा तुमको अपने जेब से देना है। अब बताओ इससे बड़ा लैंड ऑर्डर क्या हो सकता है? कि अगर तुम्हारे राज्य में, और खासकर अगर मान के चलो पटना से चलते हो, कहाँ? हनुमान नगर में देखा कि अरे बाप रे बाप, सोना ले जा रहा है एक झोला, और छिना गया, तो जो हनुमान नगर का जो मुखिया होगा वो भुगतेगा। ऐसा शासन था। अब इसका फायदा क्या हुआ पता है? कोई अगर ले जा रहा है कीमती सामान, आभूषण ले जा रहा है एक गट्ठर, तो मुखिया कहता है रुकिए, हम भी चलते हैं आपके साथ। क्या बोलता है? हम भी चलते हैं आपके साथ, अब आपको निर्धारित जगह तक छोड़ देंगे, फिर हम आ जाएंगे। हमारे पास उतना औकात ना है कि आपके बदले में हम भुगतेंगे। इतना अच्छा शासन व्यवस्था दिया शेरशाह सूरी ने। इसको बोलते हैं लायन ऑर्डर। ये लायन ऑर्डर था। और देखो क्या क्या किया इसने। और देखो शेरशाह सूरी आर्थिक सुधार किया और रे प्रणाली दिया। रे प्रणाली समझते हो? रे प्रणाली वो प्रणाली है बच्चा जिसको कहते हैं एमएसपी। एमएसपी मतलब समझते हो? न्यूनतम समर्थित मूल्य। तो क्वेश्चन पूछेगा वो कौन सा ऐसा राजा था इतिहास में
जो सबसे पहले एमएसपी लाया। आज देखते हो किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं, है ना, और सबसे बड़ा अभी भी उन लोग में असंतोष है क्या चीज को लेकर के, एमएसपी को लेकर के। मेरे खाद को, फसलों को एमएसपी नहीं मिल रहा, तो क्वेश्चन पूछेगा पहला राजा इतिहास में बताओ, या किसी से पूछना जो कहता है कि हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, बहुत एनसीईआरटी पढ़ते हैं, उससे बोलना कि अच्छा तुम एक काम बताओ, ज्यादा नहीं बताओ, खाली ये बताओ तो वो कौन सा राजा था या शासक था जिसने सबसे पहले एमएसपी लाया था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखना पूछ के, हो सकता बता दे। हाँ क्या बिहार में? बिहार में सब जगह, सब जगह, सब जगह, सब जगह है। तो वो कौन सा राजा था जिसने एमएसपी लाया सबसे पहले, कौन सा शासक? शेरशाह सूरी, याद रखना। और इसके सहायक थे टोडरमल। इस पर्सनालिटी को याद रखो। और यही टोडरमल अकबर के शासनकाल में भी इस भूमि व्यवस्था को संभालते हैं, और क्या, फाइनेंस को संभालते हैं टोडरमल, है ना। तो सहायक कौन थे? टोडरमल। जो जब्ती प्रणाली लाया वह अहमद खान साथ में थे। उसके बाद सुधार क्या क्या किया? शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज या गजे सिकंदरी, गजे सिकंदरी, तो क्वेश्चन पूछेगा गजे सिकंदरी किसने लाया? शेरशाह सूरी ने। और उसमें कितना अंक तक स्केल होता था? 32 तक स्केल होता था। डंडी का प्रयोग किया जाता था। इसने 178 ग्रेन चांदी का रुपया और 380 ग्रेन तांबे का दाम चलाया। यानी तांबे का जो सिक्का होता था उसका नाम क्या होता था? दाम, दाम, ठीक है। उसके बाद शेरशाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार को लगान के रूप में वसूल करती थी। सोचो, 1/3 हिस्सा सरकार लगान के रूप में वसूलती थी, जबकि पहले क्या होता था? आधा आधी फसल जा रहा है राजा के पास। अब देखो, भू राजस्व अधिकार के वेतन हेतु जरिमाना लाया गया, जिसमें 2.5% भूमि सर्वेक्षण के लिए, मूसी लाना के लिए दिया जाता था, और 5% कर संग्रह के लिए नाम पर कलेक्ट किया जाता था। और उसके बाद मध्यस्थों की समाप्ति हो गई, मतलब मीडिएटर नहीं रहेगा। कोई भी बात करना है राजा के साथ बात करो, कोई मीडिएटर नहीं। आज देखो, चावल उपजाता है किसान, चावल उपजाता है किसान, और बीच में घुस जाता है कौन? बिचौलिया। और बिचौलिया चावल, किसान खरीद के चावल बेचता है बिचौलिया को, जानते हो किसे? 10 रुपए किलो। बेचारा मेहनत से उपजाया, बिचौलिया आ गया बीच में, उसको बेचता कैसे किलो? 10 रुपए किलो। और बिचौलिया मार्केट में आके कैसे किलो बेचता है? 40 रुपए किलो। समझ गया ना? इसी के लिए तो एमएसपी लाया गया है कि देखो जी, इतना कम दाम से तुम चावल मत बेचना। और क्या करता है पता है? जैसे किसान आढ़त में लाया चावल को, चावल में गिरा दिया आढ़त में ला करके, कितना बोरा? 500 बोरा। और 500 बोरा जब आढ़त में गिरा दिया तो उसको ले जाने में टाइम लगेगा कि नहीं? वापस पानी होगा, बर्बाद होगा, जितना दिन रहेगा उतना ही बर्बादी होगा। अब आता है बिचौलिया और कहता है, इसे चावल उठाता है, अब बढ़िया चावल है, 1 नंबर चावल है, उसको जानते हो क्या कहता है? ना चलेगा, लगता बढ़िया नहीं। कैसे? तो कहेगा 10 रुपये माए बाप। कहेगा ना, 10 रुपये नहीं, 10 रुपये नहीं, 8 रुपये में दोगे तो बोलो। और फिर चल जाएगा, और 5 गो आदमी, 6 गो उसी का रहेगा, और 5 आदमी आकर भेजेगा। तो उसका दाम जो है, कोई 9 रुपये बोलेगा, कोई 8 रुपये बोलेगा, कोई 10 रुपये बोलेगा, और लास्ट में फिर वही आदमी जब आके खैनी लगाएगा इसे, अब देखेगा उसको, तो किसानवा का नजर पड़ेगा इसके ऊपर, ये तो 10 रुपया भाव दे रहा था, और जो आया था कोई 8 रुपया बोलता है, कोई 7 रुपया बोलता है। और सब साजिश किसका रचा हुआ है? इसी का रचा हुआ है। ऐसा आड़ में रह के खैनी लगा रहा है और सोच रहा है किसानवा आवे मेरे पास और डील पक्का करे। तो किसानवा इसको देखता है ऐसे करके, फिर कहता है कि ठीक है माए बाप, आप ही ले लीजिए। और 10 रुपये किलो पे चावल सारा उठा लिया और मार्केट में कैसे बेच दिया? 40 रुपये किलो। तो किसान का जो मेहनत का जो फल अगर सही रूप में मिले, सही दाम अगर मिले मार्केट में, तो किसान तो बल्ले बल्ले रहे। उपजाता खूब है, करता खूब है मेहनत, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि सारा माल कौन खा जाता है? बिचौलिया। समझ गए? और ये आज के डेट में बिचौलिया जो कि न कभी खेत जाता है, न कभी कुछ करता है, एसी में बैठा हुआ है, और उसकी मेहनत की कमाई को, अनाज को 2 गुना दामों पे, 3 गुना दामों में मार्केट में सेल करता है। समझ गए? तो ये सब चीजों को खत्म कर दिया कौन? शेरशाह सूरी। कबूलियत व पर्दा प्रथा का अंत कर दिया, पर्दा प्रथा अंत कर दिया। उसके बाद शेरशाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। अब कहेगा पटना का स्थापना है। पर्दा प्रथा था बच्चा कि पर्दा मतलब कहीं भी जाओगे तो पहले भी पर्दा के वो लगाया जाता था, आगे में पर्दा की तरह यूज करते थे वो, ठीक है ना? तो ये सब चीजें हटा दिया।
जैसे कि रजिया सुल्तान के समय में क्या था, पर्दा प्रथा था। रजिया सुल्तान ने क्या क्या, ना ये सब न चलेगा, मुंह झाप के कहे जाएंगे जी, मतलब मुंह झाप के, हम का सब मुंह झाप के चलता था, हम का मुंह झाप के चले, तो उसको हटा दिया। जैसे ही हटाया तो सारे चहलगामी में और सारे मर्दों में हड़कंप मच गया। क्या हड़कंप मच गया कि कैसा लेडी है जो पर्दा हटवा दिया, और कहता पर्दा के बदले टोपी पहनेंगे रजिया सुल्ताना, उतना ही नहीं और क्या पहनेंगे, कोट पहनेंगे। कितना लोगों का खुंदक हो गया, वही तो मरवा दिया। फिर तो कहेगा, क्वेश्चन पूछेगा, पाटलिपुत्र को पटना से पटना कौन नाम दिया, और पाटलिपुत्र किसने नाम दिया, उदयन। याद रहेगा, उदयन ने पाटलिपुत्र नाम दिया, और फिर इसको पाटलिपुत्र को पटना किसने बनाया, शेरशाह ने बनाया। ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत किसने करवाया, देखो अब ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया वो अलग है, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया, पहले बना हुआ था। ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी आने के पहले बना हुआ था। इसने क्या किया, इसने रोड को कहां तक, दक्षिण भारत तक और उधर बंगाल तक आगे बढ़ाने का प्रयास किया, ठीक है। और तो ग्रैंड ट्रंक रोड को मरम्मत किसने करवाया, शेरशाह सूरी ने। डाक प्रथा लाया, डाक प्रथा शेरशाह सूरी का देन है। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। मलिक मोहम्मद जायसी, याद रखना, इनाम पूछता है बच्चा। उसके बाद वास्तुकला में इसने क्या क्या दिया, वास्तुकला में तो सबसे पहले अपना ही वो किला दिया, शेरशाह सूरी का मकबरा। और क्या दिया, रोहतासगढ़ का किला अभी भी ये है, रोहतास में जाओगे तो, है ना, अभी भी है। किला एक कुहना दिया, दिल्ली में बनवाया है, किला एक कुहना अभी भी है। और कन्नौज के पास शेर सुर नगर दिया, अभी भी है ये। 1700 से ज्यादा सराय बनाया। सराय समझते हो, रोड के दोनों किनारे सराय रहेंगे, और सराय में क्या रहेंगे, सैनिक रहेंगे। और कोई भी व्यापारी, कोई भी आदमी अगर मान के चलो पटना से हाजीपुर जा रहा है, तो रास्ता में 2-3 जगह रुकेगा ना जी, तो रुकेगा, वहां आराम करेगा। और सैनिक लोग वहां पे बैठते थे उन लोग को देखभाल करने के लिए, कि इस व्यापारी को धन जो है वो छीन न ले। क्योंकि पहले रोड से व्यापारी चलते थे, बैलगाड़ी से चलते थे, घोड़ा से चलते थे, तो बैलगाड़ी रोक करके कहाँ रुकते थे, सराय में। और सराय में सिक्योरिटी होता था, सराय में जो सिक्योरिटी गार्ड होता था उसका पैसा राजा देता था, शासक देता था। और ये व्यवस्था जो होता था ना, बहुत बढ़िया व्यवस्था होता था, खाने पीने का होता था भी। जैसे आज के समय में कहीं अगर तुमको पटना से रांची जाना हो, तो रास्ता में देखना बड़ी सा ढाबा बना हुआ है ना। अंतर खाली यही है कि ढाबा में सब चीज है, लेकिन खाली सिक्योरिटी गार्ड नहीं है सरकार का। तो ढाबे ही समझो, सब कुछ वैसा ही, खटिया लगा हुआ, वैसा ही आराम करने का सब कुछ, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड होता था, बहुत तगड़ा सिक्योरिटी गार्ड होता था राजा का यहाँ पे। और इसकी सैलरी कौन देता था, शासक देता था। हुलिया और दाग प्रथा कायम रहा। हुलिया क्या था, किसने लाया हुलिया, अलाउद्दीन खिलजी ने हुलिया लाया। और हुलिया क्या होता था, हुलिया क्या होता था, सैनिकों को ना दागने वाला, तो क्या वो दाग हुआ जी, दागने के प्रथा को दाग। हुलिया होता था वर्दी, सैनिकों का वर्दी कपड़ा। और दाग प्रथा क्या होता था, घोड़ा को दागने के राजशाही चिन्ह से। और आगरा में दान का लंगर चलाया। लंगर, लंगर समझते हो, सामूहिक रूप से जो लोग भोजन करते हैं। और क्वेश्चन पूछेगा, कौन सा ऐसा सिख गुरु है जिसने लंगर प्रथा लाया। जैसे इन्होंने लंगर को तो कंटिन्यू किया ना, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, भक्ति आंदोलन। उस भक्ति आंदोलन में पढ़िएगा कि कौन सा सिख गुरु थे जिसने लंगर व्यवस्था को शुरुआत किया ना। गुरु नानक पहले थे, है ना, सिख धर्म की स्थापना करने वाले गुरु नानक पहले थे। लास्ट कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे 10 में। पहले गुरु नानक, 10 में गुरु गोविंद सिंह, और बीच में आते अंगद, एक नाम है अंगद। अंगद ने क्या किया था, लंगर प्रथा शुरुआत किया था। क्वेश्चन पूछता है बच्चा, बीपीएससी में पूछ चुका है। अब देखो हुमायूं की वापसी, अब हुमायूं साहब कैसे वापस आते हैं ईरान से। 15 साल शक्ति इकट्ठा किया, 15 साल अपने को तपाने में लगाया। अब तुम लोग कर रहे हो तैयारी बीपीएससी का, है ना, बीपीएससी का तैयारी कर रहे हो। अब देखो बच्चा, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, और इस तैयारी में अगर बोले अपने आप को तपाना है, तपाना है यानी कि हिट, हिट
1 साल हिट देना है अपने। बोलो तैयार हो? बड़ी धूप है सर, बड़ी धूप है, कैसे आवे सर? सर आज बारिश हो रहा है, आज क्लास चलेगा? सर आज ठंडा है सर, बड़ी कोहरा गिरा हुआ है। और जो 1 साल अपने आप को तपा लिया, 1 साल अपने आप को तपा लिया, वही शहंशाह, वही राजा, वही शहंशाह, वही राजा। सिद्धार्थ नाम सुने हो? कितने साल तपा? ये सिद्धार्थ जैसा साधारण सा बालक 6 साल तपा। 6 साल तपा, और 6 साल तपने के बाद क्या हुआ? बुद्ध बने, बुद्ध बने, बुद्ध बने। और सुनो, और कौन? वर्धमान। कितने साल तपे? क्या बने? हुमायूं कितने साल तपा? 15 साल तपा। क्या बना? क्या बना? राजा। राम कितने साल तपे? इतना एग्जाम्पल है, इतना एग्जाम्पल है कि बोर्ड भर जाएगा। कितना साल? 14 साल। क्या बनने? अयोध्या नरेश, अयोध्या नरेश। अब बोलो, अब तुमको कहते 1 साल तपो जी। सर 1 साल तपे कैसे होगा सर? और सबको अच्छा लगता है कि हम अधिकारी बन जाए। किसको नहीं अच्छा लगता है कि हमारा गाड़ी एकदम वाह बढ़िया गाड़ी पे, एकदम ऐसी गाड़ी में रहे, ऐसी ऑफिस में रहे, बाल बच्चा एकदम आराम करे, और बीवी एकदम मेरे पे गर्व करे, और मन पसंद की पत्नी मिले। हम बता रहे हैं ये ऐसा पोस्ट है बच्चा, है ना, मन पसंद की पत्नी को मिलते देखा है मैंने। और जो लड़की उसको छोड़ के चली गई थी, वो लड़की आगे दोबारा साहबदी करती है डीएसपी साहब से। ऐसे ऐसे मेरे आंखों के सामने हुआ है। और जो लड़की कभी भाव नहीं देती थी स्कूल टाइम में, वो लड़की इस लड़का को फेसबुक से ढूंढ करके आज शादी की है। इसका हम रिसेप्शन भी खाएं, इतना ताकत है इसमें, समझ गया ना? तो कहते हैं कि सिर्फ 1 साल तपो, 1 साल तपो और कुछ बन जाओ। आईएएस के लिए 18 महीना से लेकर 2 साल तक तपना है, और उसके बाद तो फिर जिंदगी भर एसी में रहना है जी। फिर स्ट्रगल होगा, ऐसा नहीं कि स्ट्रगल नहीं है। उसके बाद एसपी बन जाने के बाद, डीएसपी बन जाने के बाद, आईएएस बनने के बाद स्ट्रगल है, लेकिन वो स्ट्रगल दूसरा स्ट्रगल है। तुम देश के लिए वहां पे कुछ कर रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो। अगर आईएएस बन जाते हो कल के डेट में, और तुम चाहते हो नहीं काम करेंगे, छोड़ दो हाथ, सैलरी में कोई दिक्कत नहीं होगा। हर महीने के 30 तारीख को तुम्हारे मोबाइल में मैसेज आएगा सैलरी क्रेडिट, और तुम्हारा एक बढ़िया सा मुस्कान आएगा, वाह सैलरी क्रेडिट। जैसे अपना देखोगे ना 5 लाख सैलरी क्रेडिट, इतना अच्छा लगेगा। लेकिन वो जो संघर्ष है, अगर तुम काम करना चाहो आईएएस बन करके, तो इतना काम है, इतना काम है, इतना काम है, और तुम्हारे फंड में इतने पैसे होते हैं कि वो तुम थक जाओगे लेकिन काम नहीं थकेगा। तो आज की डेट में बहुत सारे ऐसे आईएएस हैं जो देखो उस फंड का सही से प्रयोग कर रहा है, और आज देखो, और किसके लिए कर रहा है? वो अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहा है, परमात्मा से नजर मिला सके इसके लिए कर रहा है। और जो वो वादा किया था अपने से, कब? ज्वाइनिंग से पहले, जब तैयारी कर रहा था कि अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो किसी गरीब की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, है ना, समाज के सबसे अंतिम वर्ग तक लाभ पहुंचाऊंगा। और क्या वादा किया था? इंटरव्यू के वक्त जब पूछा गया था, सर मैं सबको सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाऊंगा। और जैसे ही आईएएस बनता है फिर यूट्यूबर बन जाता है ना, फिर तो यूट्यूबर बन जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आईएएस बनना उतना ही नहीं भूल जाना, उसके बाद जो मेन रोल तुम्हारा तब स्टार्ट होता है कि अब तुमको सरकार अपना रिप्रेजेंटेटिव बैठाई है कि देखो जी इतना योजना है, उसको इंप्लीमेंट किसके थ्रू करवाएगा? डीएम के थ्रू करवाएगा। तो वो काम करना चाहेगा तब ना जी। और काम का कमी नहीं है, मैं बता दूं, इतना काम है करने के लिए, और इतना सुंदर सुंदर काम है लोगों को, गरीब लोगों के लिए काम करने के लिए। करेगा तब ना। कुछ लोग हैं देखो कर रहा है, उसको देखो परमात्मा का मिल रहा है आशीर्वाद, थोड़ा सा अच्छा काम कर रहा है, परमात्मा देख रहा है, उसको अच्छा बढ़ा रहा है, आगे प्रमोट कर रहा है। और जो कोढ़ी बन के बैठा हुआ है आईएएस, बैठा हुआ है, सैलरी मिल रहा है। एक आईएएस जब तक कोई बहुत बड़ा गड़बड़ ना कर दे, बहुत बड़ा गड़बड़, बहुत बड़ा गड़बड़, ब्लंडर मिस्टेक, तब तक उसको नहीं हटाया जा सकता। उसको ट्रांसफर किया जा सकता है, आईएएस को ट्रांसफर किया जा सकता है, एक स्थान से दूसरा स्थान, दूसरे स्थान से तीसरा स्थान। और जितना आईएएस को ट्रांसफर, उतना ही समझो सीने पे मेडल।
क्यों? काम किया जी, तब ना ट्रांसफर हो रहा है। हो सकता है किसी मंत्री को पसंद नहीं आया हो, मंत्री का काम ना किया हो, समझ गया ना? तो उसको ट्रांसफर ट्रांसफर ट्रांसफर। और एक अच्छा अधिकारी, सच्चा आईएएस अधिकारी ट्रांसफर से नहीं डरता है। क्यों नहीं डरता है? जानता है जितना ट्रांसफर उतना मेरे सीने पे मेडल। ये होता है आईएएस अधिकारी। और ये छोटा सा रूप है एसडीएम का। काम करना चाहोगे तो बहुत काम है, और जो प्रॉमिस कर रहे हो भगवान से, भगवान हमको बना दीजिए, और बन जाएंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, भूल मत जाना। बहुत लोग भूल गया है, इसलिए बीपीएससी को इतना थोड़ा टफ कर दिया है। अब टफ कर दिया इन द सेंस, अब जो है इससे ले आया। देख रहा है बीपीएससी आयोग कि अब इन लोग को जो है ऐसा ऐसा लोग बन जा रहा है, ट्रिक इस्तेमाल करके, जो गड़बड़ी हो रहा है इससे। और मेंटलिटी उन लोग का क्या है कि उसके साथ खाना ना खाएंगे, वो रजिस्ट्रार है, हम तो एसडीएम है। ऐसा हुआ है घटना, हम एसडीएम है, मेरे टेबल पे रजिस्ट्रार किसे बैठ के खाएगा, हम तो एसडीएम है। तो ऐसा ऐसा घटना देखने को मिला। इसका मतलब कहीं ना कहीं सिलेक्शन प्रोसेस में गड़बड़ी हुई है। इसी की वजह से क्या किया, अब सिलेक्शन प्रोसेस को थोड़ा सा अच्छा बनाया है कि ना अब इससे लेंगे, और इससे में एक बंदे का पूरा क्वालिटी जज हो जाता है, पूरा क्वालिटी जज हो जाता है ना? वो क्या सोचता है, क्या बोलता है, और आगे क्या करेगा, वो सब इससे में दिख जाएगा आपका। और ऑप्शनल को हटा दिया। ऑप्शनल सबसे बड़ा कमजोरी था सिलेक्शन लेने का। जीएस पेपर 1 में नंबर कम है, जीएस पेपर 2 में नंबर कम है, और ऑप्शनल में मैथ रख लिया, और मैथ रख करके बेड़ा पार। यहां नहीं, टॉपर भी बन गया। और 2-3 साल यही हुआ है बिहार में। कौन टॉपर? मैथ ऑप्शनल वाले। और बाकी सब सोच रहा है अरे बाप रे बाप, ऐसे कैसे, तो गड़बड़ हो रहा है। तब जाके बीपीएससी ने सुधार किया, समझ गया ना? आज देखो जो सुधार हुआ है, बढ़िया के लिए सुधार हुआ है। तो तपना पड़ेगा बच्चा। राम 14 साल तपे, हिमायू 15 साल तपा, वर्धमान 12 साल तपा, सिद्धार्थ 6 साल तपा। आप कितने साल तपोगे? लिख लो कॉपी पर। और अगर हम नहीं बोलते कि तुम भी 14 साल तपो, नहीं तप पाओगे, नहीं तप पाओगे। जो तप हिमायू ने किया, जो तप राम ने किया, जो तप सिद्धार्थ ने किया, नहीं तप पाओगे। लेकिन एक छोटा सा समय तो तप जो, कब तपो? 1 साल के लिए। 1 साल के लिए भींगो बारिश में, भींग करके क्लास आओ। हम देखें 2014 वाला बैच को, अपने आंखों से देखें 2014 वाला बैच को कैसे भींगता था। और सुबह 5, अभी तो तुम लोग का क्लास 7:30 बजे होता है सुबह वाले बैच का, और 7:30 बजे आता है ना, कहता है सर 7:30 बजे क्लास रखे हैं। सब लैट्रिन के आगे लाइन लगा रहता है, टॉयलेट के आगे सब लाइन लगल है, 6-6 गो लाइन, अब 4-5 गो तो बैठल है, अंदर क्लास चल रहा है, वो लाइन लगे ले। सोचो 7:30 बजे ये हाल है। और एक समय जानते हो 5 बजे क्लास था 2014 में हम लोग का, और वो भी दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में। और जब घर से कितने बजे चलता होगा, फतुहा से लड़का आता था 5 बजे क्लास करने के लिए, फतुहा से लड़का आता था। और क्लास करने के बाद पटना में जॉब था उसका, बैंक क्लर्क का, तो फिर क्लर्क के जॉब करने जाता था। सोचो एक लड़का पटना फतुहा से कितने बजे चलेगा, और उसको 9 बजे बैग टूटता था, 9:30 बजे, और उसके बाद ऑफिस भी जाता था पटना, ऑफिस करके फिर घर भागता था, फिर कल आता था। ऐसे ऐसे लोग को देखा है जो आज अधिकारी है, कोई रजिस्ट्रार बना हुआ, वही लड़का आज रजिस्ट्रार बना हुआ है, जो इतना तप किया। तब कितना किया? 9 महीना, मात्र 9 महीना। 9 महीना का तप आज देखो, उसके पास हर सुविधा है आज के डेट में। तो मेरा तो कहना है बच्चा, इतना तप नहीं सकते हो आप। हाँ, इतना कर सकते हो कि 1 साल तो तप सकते हो, तो 1 साल अपने जीवन को दे दो। अरे तो फिर ये मत कहना कि सर कहीं जाकर के कोना में बैठ जाते हैं और तपते हैं ना। वो तपना नहीं होता है। तपना ये होता है कि स्टडी पे फोकस, एग्जाम पे फोकस, कहाँ कमी रह गया उस पे फोकस, और अपने को समय देना। अपने को समय देना क्या होता है पता है? आंख बंद के 5 मिनट बैठो और अपने बारे में सोचो। अपने बारे में क्या सोचो? मेरे से क्या क्या मिस्टेक हो गया है, नहीं मेरे में अच्छा क्या है, पीछे क्या अच्छा हुआ था जो आगे हम और अच्छा कर सकते हैं। समझ गए ना? गलतियों से सबक लेकर के आगे क्या कर सकते हैं। हम जानते हैं कि आपके पास बहुत सारा जिम्मेवारी है, बहुत सारी मजबूरियां हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, अगर आप बोलेंगे ना कि बड़ी जिम्मेवारी है, बड़ी मुसीबत है, बड़ी मुश्किल है, तो अंदर जो बैठा हुआ है ना शैतान, उसी को सपोर्ट करेगा, कहेगा हाँ सही है बात है, इसके काहे तंग कर रहे हो इसको, इसके पास तो बड़ी मुसीबत है। वही बोलेगा, उसका साथ देगा पड़ोसी बनकर। और तुम अंदर से बोलोगा ना आज बारिश हो चाहे गर्मी हो,
हमको जाना है इस मंत्रा, और आज हम पढ़ेंगे, चाहे जो पढ़ाएं सर, जो सिखाएं, आज हम जो सीख के आए आज हम जाएंगे। फिर अंदर वाला कहेगा ना, वो जो शैतानवा बैठा हुआ है, क्या बोलेगा पता है? देखते तू कैसे जाता है, तुम जा ही नहीं सकता है, और तुम ना हम जेबे करेंगे। जब तुम दरवाजा से निकल जाते हो बाहर, तब उसका राजपाट खत्म हो जाता है। समझ गए ना? घर से निकलने वक्त बहुत कुछ लगता है, आज जाएं कि ना जाएं, आज जाएं कि ना जाएं, और जैसे निकल जाओगे फिर वो चुपचाप बैठा रहेगा कोना में। समझ गए ना? तो तपो बच्चा, ज्यादा नहीं, 1 साल तपो बीपीएससी के लिए, और 2 साल तपो यूपीएससी के लिए, फिर देखो कैसे नहीं सिलेक्शन होता है तुम्हारा। ठीक है? अब देखो, क्या है उसके बाद। 1541 में हुमायूं ने शेरशाह से हारने के बाद जीवन सिंध में बिताया। ठीक है? उसके बाद 1541 में सिया गुरु बीर बाबा दोस्त की पुत्री हमीदा बानो से शादी होता है। याद रखना, सिया गुरु कौन थे? गुरु बीर बाबा दोस्त की पुत्री हमीदा बानो से शादी कर। इस वक्त एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है। कौन? हुमायूं। उसके पास कोई शक्ति नहीं है, कोई पावर नहीं है, फिर भी कोई अपनी बेटी देता है। गट्स देखो इस बंदे का। उसके बाद देखो, काबुल, पेशावर, लाहौर पर कब्जा करता है। उसके बाद देखो, अफगान सरदार नसीब खां से मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ता है। उसके बाद देखो, 1555 में सिकंदर शाह से सरहिंद का लड़ाई होता है, और इसमें बैरम खां से होता है। बैरम खान कौन है? अकबर का संरक्षक। बैरम खां भी इस लड़ाई में शामिल होता है। हुमायूं ने पंजाब व आगरा तक अपना शासन फैलाता है। उसके बाद 27 जनवरी 1556 को, ये डेट याद रखना, 27 जनवरी 1556 यानी 1555 में सत्ता लेता है। 1555 में सत्ता लेता है। किससे? ना, सिकंदर शाह से, यानी अफगानों से, सूरी वंश से। और गद्दी पे कब बैठता है? दिल्ली की गद्दी पे 1555 में बैठता है, और 1556 में अगले साल क्या होता है? अपने ही लाइब्रेरी जो कि दिल्ली में है, पुस्तकालय से भवन से अजान की आवाज सुनता है। कहा जाता है कि अजान का आवाज सुनता है, उठ के खड़ा हो जाता है कुर्सी पर से, और सीढ़ियों की तरफ भागता है, तो सीढ़ियों से लुढ़खड़ा कर एक गिर जाता है।